चारों तरफ फैली बर्फ की बेहद विशाल चादर, अनगिनत दूरी तक चमकती सफेद सतह, बर्फ से उठती ऊंची चोटियां, ठंड में जमे हुए पहाड़ और एकदम शांत, स्थिर और सुनसान दिखाई देने वाली जगह। लेकिन अंटार्कटिका को समझने के लिए यह दृश्य भी काफी नहीं है। यह बात तब जाकर समझ आती है जब कोई इस महाद्वीप को सच में जानने का इरादा बनाता है। जब इसे नज़दीक से देखने और महसूस करने की कोशिश की जाती है, तभी पता चलता है कि यह दुनिया कितनी अनोखी है। यह जगह दिखने में भले ही सुनसान लगे, लेकिन यह वीरान बिल्कुल नहीं। यहाँ बर्फ की चादर चाहे जितनी फैली हो, लेकिन इसके बीच जीवन की अपनी एक खूबसूरती बिखरी हुई है। और हाँ, इंसानों की बस्तियां भले दिखाई ना दें, लेकिन पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ और इंसानी अस्तित्व को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, यह सारे राज इसी महाद्वीप पर होने वाली रिसर्च से सामने आते हैं। यह जगह जितनी सुंदर है, उतनी ही अद्भुत भी, क्योंकि यह अंटार्कटिका है, जिसे समझने के लिए समय निकालकर गहराई से जानना जरूरी है। इसीलिए आज की इस डॉक्यूमेंट्री में मेरे साथ चलिए, इस बर्फ से ढके उस महाद्वीप की ओर, जो जीवन को समझने और भविष्य को संवारने की एक विशाल प्रयोगशाला है। अंटार्कटिका धरती का सबसे ठंडा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के दक्षिणी सिरे पर स्थित है और इसका केंद्र दक्षिणी ध्रुव है। यह पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनिया की सबसे विशाल बर्फ की परत भी इसी महाद्वीप पर मौजूद है। यहाँ के कुछ हिस्सों में साल के कई महीनों तक लगातार अंधेरा रहता है, जबकि कुछ स्थानों पर महीनों तक सूरज डूबता ही नहीं, जिससे लंबे समय तक दिन जैसा उजाला बना रहता है। अंटार्कटिका को चारों तरफ से दक्षिणी महासागर यानी अंटार्कटिक ओशन ने घेरा हुआ है, जो इसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी सिरों से काफी दूर रखता है। यह महासागर पृथ्वी के सबसे ठंडे और सबसे गहरे महासागरों में से एक है। इसकी औसत गहराई करीब 5000 मीटर है, जबकि सबसे गहरा बिंदु 7236 मीटर तक पहुंचता है, जिसे विक्टोरियन डीप कहा गया और जिसकी खोज 2022 में हुई थी। अंटार्कटिका के चारों ओर कई समुद्र भी फैले हुए हैं, जैसे रॉस सागर, वेडेल सागर, एमुंडसन सागर और बेलिंग्सहाउज़न सागर। इनमें रॉस सागर का आकार दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है, जिसका क्षेत्रफल करीब 1.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और इसकी गहराई 7140 मीटर के आसपास मापी गई है। वेडेल सागर दुनिया के सबसे गहरे और सबसे ठंडे समुद्रों में शामिल है और लगभग पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। एमुंडसन सागर रॉस सी के पश्चिम में स्थित है और इसके भीतर कई बड़े ग्लेशियर और द्वीप पाए जाते हैं। बेलिंग्सहाउज़न सागर एमुंडसन सी के उत्तर में स्थित है और इसमें भी कई छोटे बड़े द्वीप मौजूद हैं। इन सभी समुद्रों का तापमान साल भर अत्यधिक ठंडा रहता है और ये समुद्र जलवायु परिवर्तन, महासागरीय विज्ञान और पर्यावरणीय संतुलन को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इसी कारण अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे ऊंचा महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ का तापमान हमेशा शून्य से नीचे ही रहता है और कभी कभी यह -89.2 डिग्री सेल्सियस, जो पृथ्वी पर दर्ज किया गया सबसे कम तापमान है। यहाँ पर हवाएं 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है, जो ठंड को और भी भयानक बना देती है। दुनिया की 90% से अधिक बर्फ इसी महाद्वीप पर पाई जाती है और यदि यह सारी बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का स्तर लगभग 60 मीटर तक बढ़ सकता है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण हवा में नमी नहीं बन पाती और बादल बनने की संभावना भी कम रहती है। यहाँ की अधिकतर बारिश बर्फ के रूप में गिरती है और यही बर्फ की परत सूर्य की किरणों को परावर्तित कर तापमान को और गिरा देती है। इन सब कारणों से अंटार्कटिका को शुष्क महाद्वीप भी कहा जाता है। और यही नहीं, यहाँ की बर्फ की परत औसतन 2200 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसके कारण अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ऊंचा महाद्वीप भी बन जाता है। अंटार्कटिका जैसा आज दिखाई देता है, वह हमेशा ऐसा नहीं था। यह जानकर हैरानी होती है कि लाखों साल पहले यहाँ पर हरियाली थी, गर्म हवाएं चलती थी और कई तरह के जानवर रहते थे। यह सब बात यहाँ की चट्टानों में मिले जीवाश्मों से पता चली। समय बीतने के साथ जलवायु में बदलाव आते गए और अंटार्कटिका बर्फ की मोटी परतों से ढकता चला गया। यह बदलाव कई कारणों से हुए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार पथ में घूमती है और इस कक्षा में समय
के साथ सूक्ष्म परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे पृथ्वी पर पड़ने वाली रोशनी और गर्मी की मात्रा में बदलाव आता है। इसके अलावा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लाखों साल पहले बहुत अधिक थी, जिससे पृथ्वी का तापमान ज्यादा गर्म रहता था। उस समय अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में भी घने जंगल पाए जाते थे। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हुई, तापमान गिरना शुरू हुआ और ठंड बढ़ती चली गई। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार गति करती रहती हैं और उन्हीं की हलचल के कारण महाद्वीपों की स्थिति भी बदलती रहती है। इसी गति के कारण अंटार्कटिका धीरे धीरे दक्षिणी ध्रुव की ओर खिसकता गया और जैसे जैसे ये ठंडे क्षेत्र में पहुंचा, यहाँ बर्फ जमने लगी। जब बर्फ की चादर बढ़ती गई तो उसने सूर्य की गर्मी को परावर्तित किया और तापमान और भी कम होता गया। इस तरह लाखों सालों में यह बदलाव एक चक्र की तरह चलता रहा और अंटार्कटिका बर्फ की विशाल दुनिया बन गया। अंटार्कटिका ने कितने ही मौसमों को बदलते देखा है, लेकिन हमारे लिए यह जानना भी उतना ही खास है कि इस महाद्वीप की जानकारी हमें कब मिली। प्राचीन काल के मानचित्रों और ग्रंथों में दक्षिणी ध्रुव के पास एक अनजान भूमि का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसे महाद्वीप के रूप में पहचानने में बहुत समय लगा। बाद में अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरों ने यह शक मजबूत किया कि दक्षिणी गोलार्ध में एक बड़ा भूभाग मौजूद है। 18वीं सदी में वैज्ञानिकों ने इस ओर ध्यान दिया और 19वीं सदी की शुरुआत में कई देशों ने खोज के अभियान भेजे। साल 1820 में रूस के फेबियन गॉटलिब वॉन बेलिंग्सहाउज़न, ब्रिटेन के एडवर्ड ब्रॉन्सफील्ड और अमेरिका के नथेनियल पामर को अंटार्कटिका के तट को देखने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद इस महाद्वीप तक अकेले पहुंचने वाले पहले व्यक्ति न्यूजीलैंड के डेविड हेनरी लुइस थे, जिन्होंने आइसबर्ड नाम की अपनी 10 मीटर लंबी नाव से सफर किया। उनके इस साहसिक कार्य ने अंटार्कटिका की खोज में एक नया अध्याय जोड़ दिया। खोज के बाद कई देशों ने इस महाद्वीप पर अपना अधिकार जताने की कोशिश की, लेकिन इन दावों को मान्यता नहीं मिली। बाद में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाई गई, जिसे अंटार्कटिक संधि कहा जाता है। इस संधि में तय किया गया कि अंटार्कटिका को केवल शांति और विज्ञान के उद्देश्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी देश इस पर अपना दावा नहीं कर सकता, न ही यहाँ सैन्य गतिविधियां, युद्ध या परमाणु परीक्षण कर सकता है। इस संधि को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का शानदार उदाहरण माना जाता है। दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक अंटार्कटिका में वैज्ञानिक डाटा साझा करते हैं, संयुक्त प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के प्रयासों में साथ मिलकर काम करते हैं। यह जानकर हैरानी होती है कि इस विशाल बर्फीले महाद्वीप के नीचे खनिज संपदा की संभावनाएं भी मौजूद हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ तांबा, सोना, लोहा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसी चीजें मिल सकती हैं। लेकिन अंटार्कटिक संधि के अनुसार इन खनिजों का दोहन पूरी तरह प्रतिबंधित है, क्योंकि महाद्वीप को शांति और विज्ञान के लिए ही समर्पित रखा गया है। यह सवाल उठता है कि आखिर वैज्ञानिकों के लिए यह जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका जवाब यही है कि जितना साधारण यह दिखाई देता है, उतना साधारण यह नहीं। यहाँ की बर्फ और चट्टानों में हजारों सालों के इतिहास की परतें छिपी हुई हैं। जलवायु परिवर्तन का असर दुनिया में सबसे पहले यही दिखता है। यहाँ का साफ और प्रदूषण रहित आसमान तारों और आकाशगंगा का अध्ययन करने के लिए बेहद उपयुक्त है। अंटार्कटिका में भारत, अमेरिका, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों के रिसर्च सेंटर काम कर रहे हैं। इन्हीं में भारत के दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती नाम के 3 स्टेशन भी शामिल है। यहाँ वैज्ञानिक बर्फ की परतों को काटकर हजारों साल पुराने ऐसा माना जाता है कि यहाँ तांबा, सोना, लोहा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसी चीजें मिल सकती हैं। लेकिन अंटार्कटिक संधि के अनुसार इन खनिजों चट्टानों को देखकर पृथ्वी की उम्र और उसकी संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मिलने वाली जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल भविष्य में अन्य क्षेत्रों पर इसके प्रभाव को कम करने के उपाय खोजने में किया जाता है और ब्रह्मांड से जुड़े कई रहस्यों को समझने की कोशिश भी यही से शुरू होती है। अंटार्कटिका के प्राकृतिक स्वरूप की बात करें तो यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत विंसन मैसिव है, जो एल्सवर्थ पहाड़ियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई करीब 4822 मीटर है और यह दक्षिणी ध्रुव से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है। इस पर्वत के अलावा यहाँ कई गहरी खाइयाँ, बड़े बड़े ग्लेशियर और सक्रिय ज्वालामुखी भी मौजूद है। इनमें सबसे प्रमुख है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई करीब 3794 मीटर है और यह लगातार सक्रिय रहता है। यहाँ का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर माना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 400 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 80 किलोमीटर है। यह ग्लेशियर लगातार समुद्र की ओर बहता रहता है। अंटार्कटिका के आइसबर्ग इसकी खूबसूरती में
और भी 4 चांद लगा देते हैं। कुछ आइसबर्ग इतने विशाल होते हैं कि उन्हें अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। A76, A68, B15 और A23A जैसे आइसबर्ग दुनिया में सबसे बड़े आइसबर्ग के रूप में दर्ज किए गए हैं। इनमें A76 2021 में रॉन आइस शेल्फ से अलग हुआ था और इसका आकार दिल्ली से 3 गुना बड़ा था। A68 अंटार्कटिक प्रायद्वीप के आइस शेल्फ से टूटा था और यह भी सबसे बड़े आइसबर्ग में शामिल था। B15 2000 में टूटकर अलग हुआ था और उस समय यह सबसे बड़ा आइसबर्ग माना गया, जबकि A23A 1986 में टूटा था और आज की तारीख में यह दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है। आइसबर्ग बनने की प्रक्रिया अपने आप में एक दिलचस्प प्राकृतिक घटना है। सालों तक जमा बर्फ ग्लेशियर का रूप ले लेती है और इस बर्फ का भारी वजन नीचे की परतों को पिघला देता है, जिससे ग्लेशियर धीरे धीरे समुद्र की ओर खिसकता है। जब यह समुद्र के किनारे पहुंचता है तो इसका भारी हिस्सा समुद्र के पानी से ज्यादा वजनदार हो जाता है। ऐसे में किनारा टूटकर समुद्र में गिरता है, जो आगे चलकर आइसबर्ग बनता है। आइसबर्ग अपनी अलग अलग आकृतियों में दिखाई देते हैं, कुछ टेबल जैसे सपाट, कुछ नुकीले और कुछ अनियमित आकार के। यह कहना गलत नहीं होगा कि अंटार्कटिका और आइसबर्ग एक दूसरे की पहचान बन चुके हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा आइसबर्ग इसी महाद्वीप में बनते और टूटते हैं। अंटार्कटिका जैसी ठंड और बर्फ से भरी जगह में पौधों का उगना लगभग असंभव सा लगता है, लेकिन यहाँ जीवन कहीं न कहीं अपना रास्ता बना ही लेता है। इस महाद्वीप पर भले जंगल ना हो, लेकिन छोटे छोटे पौधों की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो इस कठोर वातावरण में भी खुद को ढाल लेती हैं। यहाँ मुख्य रूप से काई, मॉस, लाइकेन और शैवाल जैसे पौधे पाए जाते हैं। ये पौधे चट्टानों की दरारों में, मिट्टी की पतली परतों में और कभी कभी बर्फ के नीचे भी उग जाते हैं। धूप और गर्मी बेहद कम मिलने के कारण इनकी ग्रोथ बहुत धीमी होती है। यह इतने छोटे और साधारण दिखते हैं कि पहली नजर में इनकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होता, लेकिन इनकी सेल वॉल्स मोटी होती हैं, जो इन्हें ठंड और सूखे मौसम में बचाती है। सील भी इस महाद्वीप के प्रमुख जीवों में से एक हैं। इनमें वेडेल सील, क्रेबाइटर सील और लेपर्ड सील जैसी प्रजातियां शामिल हैं। इनके शरीर पर भी गर्म रखने वाली मोटी चर्बी की परत होती है और इनके घने फर इन्हें ठंड से बचाते हैं। ये लंबे समय तक सांस रोककर पानी के भीतर रह सकती है, जिससे इन्हें भोजन तलाशने में काफी आसानी होती है। इनके अलावा यहाँ अल्बाट्रॉस, स्क्वान और पेट्रल जैसे कई समुद्री पक्षी भी मिलते हैं। अंटार्कटिक टूथफिश और अंटार्कटिक ईल जैसी मछलियां भी यहाँ पाई जाती हैं। क्रिल जैसे छोटे समुद्री जीव इस पूरे इकोसिस्टम की रीढ़ माने जाते हैं, क्योंकि भोजन की शुरुआत इन्हीं से होती है। अंटार्कटिका का प्राकृतिक संतुलन बेहद खूबसूरती से चलता है। छोटे पौधों और प्लवकों को खाने का काम क्रिल जैसे जीव करते हैं। फिर क्रिल और मछलियों को भोजन बनाते हैं पेंगुइन, सील और व्हेल जैसे बड़े जानवर। इन सभी प्रजातियों की मौजूदगी एक दूसरे के बिना अधूरी है, क्योंकि यही मिलकर एक संतुलित खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। यही कारण है कि भले यह इलाका दुनिया का सबसे ठंडा क्षेत्र हो, लेकिन यहाँ जीवन की विविधता किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन जहाँ जीवन है वहाँ खतरे भी मौजूद हैं, और इनमें सबसे बड़ा खतरा इंसानों की वजह से पैदा हुआ है। इंसान भले अंटार्कटिका में स्थायी रूप से नहीं रहते, लेकिन फिर भी उनकी गतिविधियों का असर यहाँ साफ दिखाई देने लगा है। बढ़ते तापमान और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें तेजी से पिघल रही हैं। बर्फ के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और बारिश के पैटर्न भी बदल रहे हैं। इसके अलावा ओजोन परत में बना बड़ा छेद भी इसी क्षेत्र के पास है, जिसमें सालों से जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ोतरी हो रही है। इसके कारण हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक अधिक मात्रा में पहुंचने लगी है, जो मनुष्यों और जीव जंतुओं दोनों के लिए खतरा पैदा करती है। बढ़ते हुए टूरिज्म और मानव गतिविधियों के कारण यहाँ की शांति भी प्रभावित हो रही है। प्रदूषण, प्लास्टिक और अन्य हानिकारक कचरे से समुद्री जीवन को नुकसान पहुँच रहा है। कई जानवरों की रहने की जगह सिकुड़ रही है। खासकर तटीय इलाकों में रहने वाले पेंगुइन और सील को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह देखकर समझ आता है कि अंटार्कटिका में रहने वाले इन जीवों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इंसान इतने दूर तक पहुंचकर उनकी दुनिया में दखल देंगे। लेकिन इस सब के बीच उम्मीद की बात यह है कि अंटार्कटिका को सुरक्षित रखने के लिए वैश्विक स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ युद्ध या परमाणु परीक्षण बिल्कुल प्रतिबंधित है। खनिजों का दोहन नहीं किया जा सकता और पर्यावरण को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाना सख्त मना है। यहाँ के जीव जंतुओं को बचाने के लिए कई नियम बनाए गए हैं और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए कई देश मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन केवल सरकारी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास काफी नहीं होंगे। हम सब व्यक्तिगत स्तर पर भी कई कदम उठा सकते हैं जो इस पृथ्वी को बचाने में मदद करेंगे, जैसे बिजली और
पानी का सही उपयोग, पौधे लगाना, रिसाइकलिंग की आदत डालना, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना, प्लास्टिक की मात्रा कम करना और सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना। जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। अंटार्कटिका को सुरक्षित रखने के लिए जहां दुनिया भर में बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं यह भी जरूरी है कि हम सभी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम संसाधनों का सही उपयोग करें, अनावश्यक बर्बादी रोकें, रिसाइकलिंग को आदत बनाएं, सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करें और जितना हो सके वातावरण को स्वच्छ रखने की कोशिश करें। पर्यावरण के प्रति जागरूक होना और दूसरों को भी जागरूक करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी बड़ी नीति का बनना। अंटार्कटिका को करीब से देखने की इच्छा रखने वाले लोग यहाँ टूरिस्ट के रूप में भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार बनना सबसे पहली शर्त है। भारत से सीधे अंटार्कटिका नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए पहले किसी ऐसे देश में जाना होता है जहां से अंटार्कटिक क्रूज की यात्रा शुरू होती है। आमतौर पर अर्जेंटीना या चिली की दक्षिणी शहरों से इन क्रूजों की यात्रा शुरू होती है। इस सफर के लिए आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीनों तक वैध होना चाहिए और उस देश का वीजा होना अनिवार्य है जहां से आप क्रूज शुरू करेंगे। इस टूर के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस भी बेहद जरूरी माना जाता है, क्योंकि ये यात्रा सामान्य यात्राओं से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होती है। इन सभी तैयारियों के बाद जब आप अंटार्कटिका की ओर सफर शुरू करते हैं, तो यह एक अनोखी और यादगार दुनिया की तरफ बढ़ने जैसा होता है। वहाँ पहुँचकर बर्फ की विशाल दुनिया देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है और वहाँ पहुँचना हर यात्री के लिए एक खास अनुभव बन जाता है। यहाँ कई देशों के शोध केंद्र भी मौजूद हैं, जो इस इलाके की कठोर परिस्थितियों में लगातार काम करते रहते हैं। अंटार्कटिका में सबसे पहले आपका सामना होता है पेंगुइन कॉलोनियों से, जो बिना किसी डर के आपके आसपास घूमते नजर आते हैं। आइसबर्ग के विशाल टुकड़े जो देखने में किसी प्राकृतिक मूर्ति की तरह लगते हैं, यहाँ की खूबसूरती में नई जान डाल देते हैं। ठंडे पानी में छलांग लगाती वेल्स को देखना भी एक अनोखा रोमांच होता है। अंटार्कटिका का शांत और रहस्यमय वातावरण किसी भी इंसान के मन पर गहरा असर छोड़। यहाँ की बर्फ, यहाँ की हवा और यहाँ की नीरवता मन को एक अलग ही एहसास देती है। आप चाहे तो आइसबर्ग के पास कैंपिंग भी कर सकते हैं, जहाँ चारों तरफ फैली बर्फ की चमक रात में चांदनी के साथ मिलकर एक ऐसा नजारा बनाती है जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। ये वह जगह है जहाँ प्रकृति अपनी शुद्धतम अवस्था में मिलती है और जहां इंसान समझ पाता है कि पृथ्वी कितनी विशाल और अद्भुत है। अंटार्कटिका हमें कुछ नहीं कहता, लेकिन हमें सिखाता बहुत कुछ है। ये सिखाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है, मौसम कितनी तेजी से बदल सकते हैं और पृथ्वी पर जीवन कितना नाजुक है। ये भी बताता है कि अगर हम इंसान अपनी जिम्मेदारी समझे और वातावरण को नुकसान पहुंचाने से बचे, तो ये ग्रह लंबे समय तक जीवित रह सकता है। बर्फ से ढकी ये दुनिया बिना कुछ मांगे भी हमें इतना कुछ दे रही है, ज्ञान, चेतावनी और भविष्य के लिए सबक। अंत में यही कहा जा सकता है कि अंटार्कटिका पृथ्वी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे समझना, बचाना और सम्मान देना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये महाद्वीप इतिहास भी समेटे हुए है, वर्तमान भी दिखाता है और भविष्य के बारे में चेतावनी भी दे। इसलिए यह जरूरी है कि हम इसे सुरक्षित रखने के लिए अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का महाद्वीप नहीं बल्कि पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशालाओं में से एक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके सपोर्ट से हमें ऐसी ही और सच्ची सस्पेंस से भरी कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो जाए। देखने के लिए शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय इतिहास के अंधेरे पन्नों से उठी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।